बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल क्वालिफाई एजुकेशन एकेडमी। एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़िलासफ़ी एक बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है और अक्सर बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि फ़िलासफ़ीज़ को समझना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर जिसमें आप समझ सकेंगे फ़िलासफ़ी ऑफ रियलिज़म को और बहुत ही कम टाइम में आप अपने तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड की जाने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर बगैर टाइम वेस्ट किए। तो आज का टॉपिक है जी हमारा व्हाट इज रियलिज्म। रियलिज्म है क्या? रियलिज्म जो है एक फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है। एजुकेशन की फिलॉसफी जो कि कंसीडर करती है फिजिकल वर्ल्ड को एज ट्रू रियलिटी। रियलिज्म का जो वर्ड है ये एक ग्रीक लेटर से निकला है। वो ग्रीक लेटर है रेस, जिसका मतलब है ऑब्जेक्ट, और इज्म जो है वो किसी भी थॉट को कहते हैं, थिंकिंग को कहते हैं। तो मतलब थिंकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो बेसिकली इसका मतलब है। फिलोसफी ऑफ रियलिज्म वाज प्रैक्टिस इन 17th सेंचुरी। 17वीं सदी से पहले तक का जो दौर था, 16th सेंचुरी तक का दौर जो था, उसमें लोग बुकिश नॉलेज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे। उनके लिए जो नॉलेज को अचीव करने का सोर्स सिर्फ बुक्स थी। लोग अपनी जो रियल वर्ल्ड है, जो इंसान का एनवायरनमेंट है, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, जिसका नतीजा ये था कि जो बुकिश नॉलेज है और जो करंट लाइफ थी उनकी, उसमें बहुत ज़्यादा गैप था। तो उसके बाद जो 17वीं सदी के आगाज से कुछ इन्वेंशन जो है वो होने लगी, बहुत सी डिस्कवरीज हुई, जैसा कि जो न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ पेश हुआ, हर्बेस की जो थ्योरी थी ब्लड सर्कुलेशन की वो पेश हुई। इस तरह से और भी बहुत सारी इन्वेंशन और डिस्कवरीज हुई जिसने इंसान की जिंदगी में और उसके माहौल में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। तो उस टाइम जो है वो रियलिज्म की फिलोसफी का ओरिजिन हुआ था। और इस फिलोसफी के जो फाउंडर हैं वो अरिस्टोटल हैं। अरिस्टोटल प्लेटो के स्टूडेंट थे जिन्होंने आइडियलिज्म पेश की थी, और ये अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर थे। लेकिन इन्होंने अपने टीचर प्लेटो की जो आइडियलिज्म की फिलोसफी है उसको रद्द करते हुए, उसके अगेंस्ट जाते हुए अपनी फिलोसफी दी थी रियलिज्म की। हु वाज द स्टूडेंट ऑफ प्लेटो एंड टीचर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी कि अरिस्टोटल जो है वो स्टूडेंट थे प्लेटो के और अलेक्जेंडर के ये टीचर थे। आज हमने जो पॉइंट्स डिस्कस करने हैं उसमें है डेफिनेशन ऑफ रियलिज्म, फॉर्म्स ऑफ रियलिज्म, की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, एम्स ऑफ एजुकेशन डिस्कस करेंगे, उनका करिकुलम कैसा होता है, रोल ऑफ टीचर क्या है और उनके मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है। सबसे पहले है जी डेफिनेशन ऑफ रियलिज्म। जैसा कि आपको नाम से ही कुछ अंदाजा हो रहा है कि रियल मीन्स वो चीज जो हमारे हमारे सामने मौजूद हो, जो कि रियल हो। जैसा कि आपको मैंने रेस के मीनिंग से भी बताया है कि रेस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स वो चीज जिसकी एग्जिस्टेंस हो, जिसको हम फील कर सकते हो, जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन्स के जरिए से उसको टच करके, उसको छू के, मतलब उसको फील कर सकें, कि हमें उसकी एग्जिस्टेंस का पता चल सके। वो चीज हमारे लिए रियलिज्म में जो है वो शामिल होगी, वो चीज रियल होगी हमारे लिए, वो ही रियलिटी होगी। तो रियलिज्म जो है ये एक्चुअली फिजिकल और रियल वर्ल्ड की फिलोसफी है। जैसा कि आपने आइडियलिज्म में पढ़ा था, वो लोग स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज्यादा बेस करते थे, और जो नेचुरलिज्म के लोग थे वो नेचर को सब कुछ मानते थे, और जो रियलिज्म के लोग हैं ये रियल वर्ल्ड को सब कुछ मानते हैं। ये कहते हैं कि नॉलेज को अगर गेन करना है तो रियल वर्ल्ड के साथ इंसान का जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है कि वो रियल वर्ल्ड को जो है वो एक्सप्लोर करे, रियल चीज़ों को जो है वो समझने की कोशिश करे। दे बिलीव फिजिकल वर्ल्ड एज ऑब्जेक्टिव एंड फैक्चुअल। एक चीज़ होती है ऑब्जेक्टिव, एक होती है सब्जेक्टिव। दो तरह के हमारे पास नॉलेज हमारे सामने आते हैं। तो जो सब्जेक्टिव होती है, वो सब्जेक्टिव नॉलेज ऐसा होता है कि जिसमें एक ही बात के बहुत सारे जो है वो पहलू हो सकते हैं, व्यूज हो सकते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका सिर्फ एक बात का सिर्फ एक ही जवाब होता है। जैसा कि आपको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप अगर पेपर हो तो उसमें जो है सवाल में बहुत सारे ऑप्शन में से सिर्फ एक सवाल जो है वो ठीक होता है, एक सवाल का जवाब जो है वो ठीक होता है, तो उसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप कहते हैं। तो जो रियलिज्म है ये एक्चुअली ऑब्जेक्टिव फिलोसफी है। ऑब्जेक्टिव किस तरह से है कि ये सिर्फ एक ही चीज को रियल मानती है, और वो रियलिटी क्या है? फिजिकल वर्ड या फिर मैटर जो है इनके लिए रियल होता है। मेथड्स हैं इनके बानी भी ये कहलाते हैं एरिस्टोटल जो हैं। तो रियलिस्ट डू नॉट बिलीव इन आइडियलिस्ट अनरियल थ्योरी विच हैज नो रिलेशन विद द प्रेजेंट लाइफ।
तो यही बात जो पहले आपको बता चुकी हूँ मैं कि इनका आइडियल्स पे कोई बिलीव नहीं था, अनरियल थ्योरी पे इनका कोई बिलीव नहीं था। कि ये लोग कहते थे कि जो चीज़ सिर्फ दिमाग में सोची जा सकती है उसका उसका रियल लाइफ के साथ या रियल वर्ल्ड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो ऐसे इल्म का क्या फ़ायदा। तो इस बेस पे ये लोग बिलीव नहीं करते थे आइडियलिस्ट ये लोगों पे या आइडियलिज्म की थ्योरी पे। एम ऑफ लाइफ इज द डेवलपमेंट फ्रॉम द प्रेजेंट सिस्टमैटिक लाइफ। इन लोगों का मकसद था कि अब इल्म हासिल हम वो करें जो हमारी लाइफ को बेटर बना सके, जो हमारी लाइफ को हैप्पी कर सके। ऐसा इल्म होना चाहिए जो कि हमारी लाइफ में डेवलपमेंट लेके आ सके। तो बेसिकली ये कॉमन सेंस की थ्योरी है, और इसके लिए जो है कुछ जो रियलिस्ट थे उनके मुताबिक वो लोग कहते थे कि यानी जो रियलिज्म की थ्योरी है वो एक ऐसी, ये रियलिज्म की जो फिलोसफी है एक ऐसी फिलोसफी है जो कि कंसिस्टेंटली हैंड टू हैंड चलती है प्रैक्टिकल लाइफ के साथ, रियल लाइफ के साथ। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, फॉर्म्स ऑफ रियलिज्म क्या है। रियलिज्म जो है इसकी फिर 4 फॉर्म्स हमारे सामने आती हैं। एक है ह्यूमैनिटी रियलिज्म, सोशल रियलिज्म है, फिर उसके बाद सेंस ऑफ रियलिज्म, फिर है रियलिज्म इन एजुकेशन। तो सबसे पहले देखेंगे ह्यूमैनिटी रियलिज्म हमें क्या बताती है। ह्यूमैनिटी रियलिज्म के एक्सपोनेंट थे एरास्मस थे और रेबेलिस थे, इंग्लिश पोएट मिल्टन थे। इन लोगों के मुताबिक ये लोग कहते थे कि जो लैंग्वेज जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी चीज़ है, और क्योंकि इसकी यूटिलिटी है लाइफ में, तो इस चीज़ को समझना, लैंग्वेज को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने ये बात कही थी कि जो थिंग्स है उनका नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन वर्ड्स, कि सिर्फ लफ्ज़ों के इस्तेमाल से किसी रियलिटी को हम नहीं जान सकते जब तक हम उस चीज़ को फिजिकली देख नहीं लेंगे, महसूस नहीं कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं, हम एक बॉल का कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं कि बॉल जो है वो राउंड शेप की होती है, तो इन लोगों का कहना है कि सिर्फ लफ्ज़ों के इस्तेमाल से गुजारा नहीं होगा, बल्कि उस बॉल को फिजिकली सामने पेश करना होगा, बताना होगा कि जी ये बॉल है, ये राउंड शेप की है, इसका कलर ये है और ये इतनी जगह घेरती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है इनको सामने रखते हुए इनका जो था, कह लें कि एक नारा कह लें या एक कह लें कि जो वॉच वर्ड है वो क्या था कि जी थिंग्स रादर देन वर्ड, मीन्स कि चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, वर्ड्स उतने ज़रूरी नहीं हैं, लेक्चर देना उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि किसी चीज़ को सामने पेश करके उसको प्रैक्टिकली पेश करना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय लफ्ज़ों के इस्तेमाल के। तो इसलिए इस जो जो ह्यूमैनिटी रियलिज्म थी इसने वर्बलाइजेशन को कम किया था, वर्बलाइजेशन को इसने कम किया था और ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे इन्होंने जोर दिया था। उसके बाद सामने आता है जी सोशल रियलिज्म। इसके एक्सपोनेंट थे मॉन्टेग, जो कि एक फ्रांसीसी मुसन्निफ थे, फ्रेंच राइटर। तो उन्होंने क्या फिलॉसफी दी थी, उन्होंने कहा था कि जी जो जीने का आर्ट है इंसान को, वो सिर्फ ज़बान सीख के नहीं आता है, बल्कि जीने का आर्ट उस एनवायरनमेंट के अंदर जी के आता है जिसमें हमने रहना होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ट्रैवलिंग की जाए, लोगों के साथ इंटरेक्शन किया जाए, अपने माहौल को समझा जाए और घूमना फिरना, मतलब इस तरीके से जो अपने एनवायरनमेंट की का जो नॉलेज है उसको गेन किया जाना चाहिए। तो जो सोशल रियलिज्म है इसमें यही चीज़ हमारे सामने आती है कि जो एजुकेशन है ये कांटेक्ट विद मैन के साथ आती है, लोग यानी लोगों के साथ या माशरे के साथ, जिस माशरे में हम रह रहे हैं उसके साथ इंटरेक्ट करके आती है। रियल लाइफ के साथ जो है वो हमारा जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा, जब तक हम अपने रियल लाइफ के मसाइल को उसके साथ उसके साथ चल के जो है वो महसूस नहीं करेंगे, रियलिटी जो है तब तक हमारे सामने नहीं आएगी जब तक हम उन मसाइल को सामने आके प्रैक्टिकली फेस नहीं करेंगे। इसलिए इन्होंने ट्रैवलिंग पे ज़्यादा जोर दिया था, और इनके मुताबिक एक स्पेशल पीरियड जो है वो ट्रैवलिंग का होना चाहिए जिसके अंदर इंसान जो है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ, उन लोगों के साथ जिनके साथ उसने रहना है उनके साथ ये मिले और अपनी जो ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाए। नेक्स्ट है जी सेंस ऑफ रियलिज्म। तो मुनरो कहते हैं, मुनरो जो कि एक रियलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि नॉलेज कम्स प्राइमरीली थ्रू सेंसेस। इन्होंने सेंसेस की बात की थी।
सेंस परसेप्शन की, कि नॉलेज वही है जो हम अपने सेंसेस के ज़रिए से, सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए से हासिल कर सकते हैं। तो इनके लिए जो नॉलेज का गेटवे था वो क्या था जी, सेंस ऑर्गन्स थे। उनके नज़दीक जो एजुकेशन है ये मदर टंग के ज़रिए से हम ज़्यादा बेहतर तरीके से हासिल कर सकते हैं, और सेंस ट्रेनिंग के ज़रिए से। तो एजुकेशन जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि सेंस परसेप्शन पे बेस्ड हो, रादर देन मेमोरीज और लिंग्विस्टिक एक्टिविटी। मतलब इन तमाम चीज़ों की बजाय सेंसेस जो है वो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी थी। तो सेंस रियलिज्म जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं नेचर के लॉज को और इन तमाम फिनोमेना को, जो कि सोशल कॉन्टेक्स्ट जो है जिसके लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनके लिए इनके नज़दीक जो बेसिस हैं एजुकेशन की वो फिजिकल नेचर होनी चाहिए और उसके लॉज होने चाहिए। तो सेंस रियलिज्म के नज़दीक जो इंस्ट्रक्शन है उसमें इंडक्टिव मेथड यूज़ किया जाना चाहिए। इंडक्टिव मेथड क्या है जी, ये साइंटिफिक मेथड दो तरह के हैं, इंडक्टिव मेथड है और डिडक्टिव मेथड है। इंडक्टिव मेथड क्या होता है जी, उसमें पहले एग्जांपल्स पेश की जाती हैं और फिर उसको जनरलाइज कर दिया जाता है, जबकि जो डिडक्टिव मेथड है उसमें पहले जो है वो होता है जनरल टू स्पेसिफिक। पहले हम जनरल बात करते हैं और फिर उससे हम कोई स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो सेंस ऑफ रियलिज्म के जो लोग थे, ये लोग कहते थे कि जो इंडक्टिव मेथड है वो ज़्यादा ज़रूरी है, यानी हमें पहले कंक्रीट चीज़ों को समझना है, फिर हम एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाएंगे। पहले हम छोटी चीज़ों को, जो जो चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं, हमने पहले उनको स्टडी करना है, उनका नॉलेज लेना है, और फिर हम बात करेंगे जी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की जो कि हमारी पहुंच से बाहर हैं और जिनको हम मतलब मेंटली या फिर इमेजेस के थ्रू जो है वो समझ सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। रियलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन जी क्या है इनकी। तो काफ़ी सारी बातों की मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि रियलिज्म जो है वो ऑब्जेक्ट्स पे बेस्ड होते हैं। इनका जो नॉलेज है वो ये कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स की दुनिया है यही सब कुछ है, ये जो आइडियाज़ हैं या जो भी इधर उधर का नॉलेज है वो सारा ट्रू नहीं है। असल चीज़ क्या है, जो सामने मौजूद है वही रियलिटी है। तो इसी के मुताबिक देखते हैं जी कि इनके एम्स ऑफ एजुकेशन क्या थे। गिव द स्टूडेंट अ कंप्लीट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड ह्यूमन नेचर। ये लोग स्टूडेंट को एक मुकम्मल नॉलेज देते हैं और अंडरस्टैंडिंग देते हैं ह्यूमन सोसाइटी की और ह्यूमन नेचर की। ये बात बहुत दफ़ा डिस्कस हो चुकी है। ये लोग कहते हैं कि जिस सोसाइटी में इंसान ने रहना है उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। एजुकेशन मस्ट एक्सप्लेन द स्टूडेंट हाउ ही इज़ रिलेटेड टू द वर्ल्ड ऑफ मैन एंड वर्ल्ड ऑफ नेचर। यानी ये कहते हैं कि इंसान के लिए जो एजुकेशन है उसका मकसद ये होना चाहिए कि वो एजुकेशन कम से कम इंसान को उसकी दुनिया के बारे में और उस दुनिया में रहने वाले लोग और उनकी उसकी जो नेचर है उस सब के बारे में कम से कम जो है वो एक्सप्लेनेशन दे सके इंसान को, कि उसकी दुनिया क्या है, किस लिए है, उसके अंदर उसे उस दुनिया में किस तरीके से रहना है। The purpose of this explanation is to enable the student to adjust in the environment in which he has to live। यानी असल मकसद क्या है एजुकेशन का, कि इंसान को एडजस्टमेंट सिखा दे। कहाँ पे? अपनी सोसाइटी में, अपने एनवायरनमेंट में जिसमें उसने रहना है। तो रियलिज्म का कि जो एजुकेशन का बेसिक मकसद क्या है, इंसान की एडजस्टमेंट इन हिज एनवायरनमेंट एंड इन हिज वर्ल्ड। रेबलिस्ट जो कि एक हैं रियलिस्ट हैं, सॉरी यहाँ आइडियलिस्ट लिखा गया है, ये रियलिस्ट हैं। उनके मुताबिक एम ऑफ एजुकेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ अ कंप्लीट मैन। इनका जो एम ऑफ रेबलिस्ट का कहना क्या था जी, वो कहते थे कि जो एजुकेशन है इसका मकसद क्या है कि एक ऐसा इंसान बनाए कि जो कि आर्ट में और इंडस्ट्री में, पहली तो बात है कि वो स्किल्ड पर्सन बने, उसके बाद उसकी एज अ होल डेवलपमेंट हो, फिजिकली, मॉरली, इंटेलेक्चुअली, ये सारी चीज़ें जो है वो उसकी डेवलपमेंट हो। और एम ऑफ एजुकेशन इनके नज़दीक एक प्रोफेशनल या स्कॉलर को प्रोड्यूस करना नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान प्रोड्यूस करना था जो कि फिट हो सके और परफेक्ट हो सके अकॉर्डिंग टू हिज वर्ल्ड अफेयर्स। यानी कि अपनी वर्ल्ड के जो अफेयर्स हैं उनको ही बेहतर तरीके से सॉल्व करने के काबिल इंसान बन सके। एजुकेशन शुड प्रोवाइड अ पीपल एंड इनसाइट विद द हेल्प ऑफ व्हिच ही मे बी सेंसिबल टू मेक सेंसिबल चॉइसेस एंड डिसीजंस टू मेक हिज लाइफ सक्सेसफुल एंड प्लेजरेबल। यानी एजुकेशन का मकसद एक ऐसा इंसान बनाना है जो कि अपनी सेंसिबल चॉइसेस कर सके, सही तरीके से डिसीजन लेने की उसके अंदर पावर पैदा हो सके और वो अपनी जो लाइफ है उसको सक्सेसफुल और प्लेजरेबल बना सके।
नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ चाइल्ड शुड नॉट बी रिप्रेस्ड। ये लोग कहते हैं कि चाइल्ड को फ्रीडम दी जानी चाहिए, उसकी जो नेचुरल टेंडेंसीज हैं उसको दबाना नहीं चाहिए, उसे खुल के जो है वो अपनी क्वालिटीज़ का या अपनी जो पावर्स का इजहार करने देना चाहिए। करिकुलम इनका क्या था जी? बिलीव्स ऑन साइंटिफिक नॉलेज। पहली तो बात ये है कि अरिस्टोटल जो है ये साइंटिफिक नॉलेज के फाउंडर हैं, तो इसलिए ये साइंटिफिक नॉलेज पे बिलीव करते थे। ये कहते थे क्योंकि ये समझते थे कि माइंड जो है वो एवोल्यूशन के प्रोसेस में है, हर आए दिन इसमें चेंजेस आ रही हैं। अब जैसा कि देखेंगे पहले हमारी जो हर दिन की जो नई जो इन्वेंशन हो रही हैं, और जैसे सबसे पहले जो है वो कंप्यूटर्स आए, उसके बाद देखिए एडवांस टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं। मोबाइल का आप स्ट्रक्चर देख लेंगे, पहले मोबाइल किस किस्म के थे, हर दिन जो है वो नए से नए मॉडल्स आ रहे हैं, नई से नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। तो ये लोग साइंटिफिक नॉलेज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे, उस पर बिलीव करते थे कि जो साइंटिफिक नॉलेज है ये एक प्रोग्रेसिव फील्ड है जिसमें आए दिन तरक्की हो रही है, तो इस पे ये लोग बिलीव करते थे। स्टूडेंट हैज टू स्टडी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बिकॉज ही हैज टू मीट सर्टेन सोशल डिमांड्स। स्टूडेंट जो है इनकी स्टडी का मकसद सोशल डिमांड्स को मीट करना था। Subject should be studied by taking into consideration the utility of the subject matter was very important. This is a very important point कि utility of the subject बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि ऐसे सब्जेक्ट चूज़ किए जाएं जिसका हमारी आम जिंदगी में उसका कोई मकसद हो, उसका कोई इस्तेमाल हो। ऐसा नॉलेज ना गेन किया जाए जिसका रियल लाइफ से या प्रैक्टिकल लाइफ से दूर दूर तक कोई वास्ता ही ना हो। Modern language may be the part of the curriculum because they enable one to read, write and conduct all type of social intercourse. तो इनके नज़दीक जो मॉडर्न लैंग्वेज है ये करिकुलम का पार्ट हो सकती थी, क्योंकि लैंग्वेज के ज़रिए इंसान जो है वो अपने एनवायरनमेंट में मौजूद जो मतलब चीज़ें हैं या लोग जो हैं उनके साथ ये इंटरेक्ट करता है, उनके साथ ये बातचीत करने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो चूँकि इसकी यूटिलिटी है लैंग्वेज की, तो इसलिए इसे करिकुलम में यूज़ किया जा सकता है। Do not want to add painting, music and art in curriculum because according to them these subjects are hardly scientific. ये लोग म्यूजिक, पेंटिंग और आर्ट पे यकीन नहीं रखते थे क्योंकि इन लोगों के नज़दीक ये साइंटिफिक नॉलेज नहीं थे और ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं थी और ना ही इनका कोई फ़ायदा था हमारी आम जिंदगी में, इसलिए ये लोग इन चीज़ों को अपने करिकुलम में शामिल नहीं करते हैं। They prefer scientific knowledge because scientific knowledge enables students to learn skills and knowledge for facing the actualities of self situation in world successfully. ये लोग साइंटिफिक नॉलेज को प्रेफर करते थे क्योंकि इनके नज़दीक जो साइंटिफिक नॉलेज है ये इंसान को इस काबिल बनाता है कि वो उसके अंदर स्किल्स पैदा हो सके, उसका नॉलेज इन्हेंस हो सके और वो अपनी जो रियल लाइफ सिचुएशंस हैं उनको डील कर सके बेहतर तरीके से, उसमें सक्सेसफुल हो सके। Realism is against idealism basically in the choice of curriculum. Idealism prefer bookish knowledge while realism believe in the knowledge which is related to real life situation. Realism जो था ये रियलिज्म आइडियलिज्म के अगेंस्ट इसलिए थे क्योंकि ये करिकुलम जो है इनकी चॉइस जो करिकुलम में थी वो डिफरेंट थी। ये लोग बुकिश नॉलेज को नहीं मानते थे रियलिज्म के लोग, जबकि आइडियलिज्म के लोग बुकिश नॉलेज को बहुत ज़्यादा मानते थे। रियलिज्म एंड टीचर, इसके बाद देखते हैं जी रियलिज्म और टीचर का क्या कनेक्शन है। रियलिस्ट टीचर जस्ट पुट क्लियर, डिस्टिंक्ट एंड सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ साइंस इन एन इम्पर्सनल मैनर बिफोर द पीपल। यानी टीचर का मकसद क्या है कि जस्ट रियलिटी को, साइंटिफिक नॉलेज को एक सिस्टमैटिक वे में बच्चे के सामने पेश कर देना। वो अपना किसी भी किस्म का कोई भी जो कह लें कि ओपिनियन नहीं दे सकता। Teacher will not give his own point of view. Even teacher cannot put his own discoveries in front of the students. कि अगर उसने कोई अपनी डिस्कवरीज भी की हैं तो वो भी स्टूडेंट के सामने नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि अगर टीचर ऐसा करेगा तो फिर हो सकता है कि वो थोड़ा पार्शियल हो जाए, कि जो उसकी मतलब जो पर्सनल डिस्कवरीज हैं उसको ज़्यादा वो फेवर करे और जो असल जो फैक्ट्स हैं वो सामने ना आ सके। रियलिस्ट टीचर कैन नॉट गिव अ सिंगल इन्फॉर्मेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स। रियलिस्ट टीचर जो है वो तमाम स्टूडेंट्स को एक ही इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, ये समझते हुए कि जो इन्फॉर्मेशन है वो हर एक के लिए जो है वो सही होगी। ऐसा क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि हर बच्चे की जो साइकोलॉजी है, उसके जो नीड्स हैं, उसका जो एटीट्यूड है वो डिफरेंट होता है। तो टीचर मस्ट स्टडी चाइल्ड साइकोलॉजी नीड्स जो है, यानी साइकोलॉजी नीड्स को फर्स्ट पहले स्टडी करना चाहिए टीचर को और उसके बाद उसे अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शन जो है वो बच्चे को देनी चाहिए।
Teachers should help students to make discoveries because it is by discoveries that they can learn to stand on their own feet and proceed further on the path of themselves. अब टीचर का काम क्या है कि जी उसने वो हेल्प करे बच्चों को डिस्कवरीज करने में, क्योंकि जब बच्चे डिस्कवर करेंगे, चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करेंगे, डायरेक्ट एक्सपीरियंस करेंगे, तो फिर वो इस काबिल हो सकेंगे कि वो अपने पाँव पे खड़ा हो सकें और अपनी जो लाइफ सिचुएशन है उनको बेटर वे में हैंडल कर सकेंगे वो। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको तमाम बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर उस चीज़ से आगाह कीजिए ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में आपकी हेल्प कर सकें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे ज़रूर शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।